अभिषेक शर्मा। एंटासिड ड्रग हो गई, एस2 ब्लॉकर, हिस्टामिन ब्लॉकर हो गई। देन थर्ड है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करती है कि दीज एजेंट्स आर यूज्ड इन पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर, मतलब अगर पर्सन को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में अपन क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग देते हैं। जब H2 ब्लॉकर ड्रग है वो हम दे रहे हैं और वो काम नहीं कर रही, वो अगर फेल्ड हो रही है तो उसके बाद में अपन को जो ड्रग देनी है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर फार्माकोडायनेमिक। तो इन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग प्रोटॉन पंप विच इज़ फाइनल कॉमन स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ये क्या करती है, जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है, इनहिबिट करने का काम करती है। इट आल्सो एंटी सिक्रेटरी एक्शन, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एंटी सिक्रेटरी एक्शन। ये क्या करती है, जो म्यूकोजल लेयर होती है उससे जाके बाइंड हो जाती है और जो सिक्रेशन होता है एसिड उसको इनहिबिट करने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग्स नेम है, फर्स्ट है ओमेप्राजोल, सेकंड है रेबिप्राजोल, थर्ड पेंटोप्राजोल एंड फोर्थ है लेंसोप्राजोल। जो ओमेप्राजोल होता है वो ज़्यादा अपन काम में लेते हैं, 20 mg देते हैं डेली। रेबिप्राजोल है वो भी 20 mg देते हैं। पेंटोप्राजोल है वो 40 mg एंड लेंसोप्राजोल है वो 30 mg ओडी यानी वंस टाइम इन अ डे। ये 4 ड्रग हैं, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल और लेंसोप्राजोल। उसके बाद में है कौन कौन सी कंडीशन में अपन ये दवाइयाँ काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेशन या फार्मेको थेराप्यूटिक। सबसे पहले है पेप्टिक अल्सर, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस जो मैंने पहले बता दिया है, प्रिवेंट एंड ट्रीट NSAID जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग है रिलेटेड टू गैस्ट्रिक अल्सर। मतलब अगर NSAID ड्रग की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर में हुआ है ना, अगर स्टमक में अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है NSAID की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए अपन जो ड्रग देते हैं वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एक यहाँ पे सिंड्रोम है जोलिंगर इलीजन सिंड्रोम। जोलिंगर इलीजन सिंड्रोम में क्या होता है, जो पैनक्रियाज होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें बहुत सारी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, बट ये बहुत रेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर पर्सन हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है रिलेटेड टू ड्रग, तब ये दवाइयाँ स्टॉप कर देनी है। फिर है स्पेशल प्रिकॉशन, ध्यान रखना है प्रेग्नेंट वुमेन में एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो अपना जो प्लेसेंटा होता है बच्चे का उसको क्रॉस करके बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देती है, रेस्ट्रिक्शन कर देती है और या फिर चांसेस बढ़ा देती है प्री टर्म डिलीवरी के। तो उस कंडीशन में अपन को, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो ये दवाइयाँ मदर को नहीं देनी है, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो भी नहीं देनी, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिल्क के अंदर मिक्स होके और बेबीज़ के स्टमक में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबीज़ के स्टमक को इरिटेशन होता है, हो सकता है वहाँ पे फिर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाए या फिर उसको खाना जो है, फूड है वो अब्जॉर्प्शन ना हो, उसका जो मिल्क है वो अब्जॉर्प्शन ना हो, उसको बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो स्पेशल प्रिकॉशन ध्यान रखना है। देन है एडवर्स इफेक्ट। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, पर्सन को हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। ये जो एडवर्स इफेक्ट है वो सारी दवाइयों को ही होते हैं लगभग। फिर उसके बाद है ड्रग इंट्रैक्शन। अब ये दवाइयाँ क्या करती हैं, सिक्रेशन को कम करती है, इनहिबिट करती हैं। तो उसके साथ अपन अगर कीटोकोनाजोल, आयरन है और एमोक्सिसिलिन, ये जो ड्रग देंगे हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन में ये क्या करेगी, इनहिबिट का काम करेगी, इंटरफेयर करेगी एक तरह से, है ना, इनहिबिट या फिर इंटरफेयर करेगी जो कीटोकोनाजोल है, आयरन है, एमोक्सिसिलिन है, इनके एब्जॉर्प्शन में। क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती है वो गैस्ट्रिक की पीएच पर है, उस पर डिपेंड करती है, तो उसके एब्जॉर्प्शन में क्या करेगी, दिक्कत करेगी। तो अपन को ड्रग इंट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है वो कीटोकोनाजोल, आयरन और एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है। आयरन जो है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए देते हैं, कीटोकोनाजोल है वो एंटी फंगल है। तो अपन को ध्यान रखना है इनके साथ ये नहीं देनी है दवाइयाँ। फिर है नर्सिंग
रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मॉनिटर द पेशेंट फॉर डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। मॉनिटर करना है पेशेंट को डायरिया तो नहीं है, क्योंकि अपन ने एडवर्स इफेक्ट में पढ़ा था कि पर्सन को डायरिया हो सकता है इन दवाइयों से, तो पर्सन को पहले से डायरिया तो नहीं है, वो अपन को चेक करना है। फिर है टीच द पेशेंट टू स्वेलो कैप्सूल वोल एंड नॉट टू स्वीज एंड क्रश दैम, मतलब उसको स्वेलो करना है, चबाना नहीं है, वो भी अपन को पेशेंट को बताना है। फिर है जो गैस्ट्रिक इरिटेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एस्पिरिन जो दवाई आती है वो 18 साल से कम एज पर्सन को नहीं देनी चाहिए एस्पिरिन। कंटेनिंग प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कैफीन है, एनएसएआईडी ड्रग है, या फिर ऐसे फूड जो जीआई को इरिटेट कर सकते हैं, तो पर्सन को अपन को बोलना कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। जब वो इस मेडिकेशन को कंटिन्यू करें तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।